अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉविट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहले तो इस टर्म को समझते हैं कि जब भी ये टर्म सब्जेक्ट हमारे सामने आती है कि सब्जेक्ट से मुराद क्या हो गया। सब्जेक्ट से मुराद वो वाली एंटिटीज़ होती हैं, वो वाली बॉडीज़ होती हैं जिनके ऊपर इंटरनेशनल लॉ अप्लाई हो रहा होता है या जिनको इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं कि ऐसी बॉडीज़ जो कि राइट्स और ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशंस को होल्ड कर रही हों अंडर इंटरनेशनल लॉ, उनको हम सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कह सकते हैं। तो कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसी इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी जो कि राइट्स और ऑब्लिगेशंस को होल्ड कर रही हो और इंटरनेशनल लेवल पर अपने राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट के खिलाफ कोई क्लेम वगैरह ला सकती हो, उसको हम सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कह सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं कौन कौन से। दरअसल इस बात के ऊपर हमेशा से कन्फ्लिक्ट रहा है कि इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। फिर इसके ऊपर ज्यूरिस्ट के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी रहे हैं, जिनमें हम आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिलीज थ्योरी को। रिलीज थ्योरी के जो भी सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि स्टेट्स आर द ओनली सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि इंटरनेशनल लॉ का वन एंड द ओनली सब्जेक्ट है और वो हैं स्टेट्स। इनके अलावा कोई भी दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। तो इनके कहने के मुताबिक इंटरनेशनल लॉ जो रेगुलेट कर रहा होता है वो सिर्फ स्टेट्स को कर रहा होता है, और अकॉर्डिंग टू देम जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ होते हैं। और इनको रेगुलेट कौन कर रहा होता है? डोमेस्टिक लॉ, इंटरनेशनल लॉ नहीं करता। इन थ्योरीज के मुताबिक एक स्टेट जो कि 4 इंग्रेडिएंट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, जिसमें एक पॉपुलेशन होगी स्टेट की, और एक परमानेंट टेरिटरी होती है, एक गवर्नमेंट होती है, एस्टैब्लिश गवर्नमेंट होती है विद इन द स्टेट, और उसके अलावा चौथा इंग्रेडिएंट होता है सॉवरेनिटी होती है, खुद मुख्तारी होती है। ये 4 जब स्टेटहुड्स पूरी हो जाती हैं, 4 एसेंशियल्स कंप्लीट होते हैं, तब जाकर एक स्टेट बनती है, और वो एक स्टेट जो है फिर जाकर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ बन जाती है। उसको रेगुलेट हम कर सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर, या फिर अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो वो इस काबिल हो जाती है, उसकी पर्सनैलिटी इस काबिल हो जाती है कि वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को होल्ड कर सके, और अगर इनमें से किसी की भी वायलेशन होती है तो उसकी ब्रीच के अगेंस्ट जो है वो अपना इंटरनेशनल क्लेम जो है किसी भी कोर्ट, ट्राइब्यूनल वगैरह या फोरम पर ला सकती है। तो इसी थ्योरी के मुताबिक स्टेट्स आर द ओनली सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और इनके मुताबिक जो इंडिविजुअल्स हमारे होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ होते हैं और सब्जेक्ट ऑफ डोमेस्टिक लॉ होते हैं। इंटरनेशनल लॉ से उनका कोई भी लेना देना नहीं होता। अब इन थ्योरीज ने जो आर्ग्यूमेंट की उसकी कुछ वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो आईसीजे की जुरिस्डिक्शन को अगर हम देखते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, इसमें अगर क्लेम लेकर जाना हो तो एक इंडिविजुअल डायरेक्ट क्लेम लेकर नहीं जा सकता, बल्कि आईसीजे की जुरिस्डिक्शन सिर्फ स्टेट्स की हद तक महदूद है। इनमें जो भी पार्टीज़ वगैरह बनाई जा सकती हैं वो सिर्फ स्टेट्स ही होंगी, इंडिविजुअल्स नहीं हो सकते, उनको एक्सक्लूड किया गया इस चीज़ से। तो इस वजह से जो रिलीज थ्योरिस्ट हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं, चूँकि एक जो इंडिविजुअल होता है वो इंटरनेशनल फोरम पर अपना क्लेम नहीं लेकर आ सकता, और अगर उसका क्लेम है भी तो उसको अपनी स्टेट के थ्रू जो है आना पड़ेगा और आईसीजे को अप्रोच करना पड़ेगा, उसके अलावा वो डायरेक्ट नहीं आ सकता। तो इस वजह से स्टेट जो है वो सिर्फ इंटरनेशनल लॉ के अंदर सब्जेक्ट्स हैं और इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स नहीं हैं। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी थ्योरी आती है जो कि है फिक्शनल थ्योरी। फिक्शनल थ्योरी के जो सपोर्टर्स हैं उनमें सबसे पहले मिस्टर कैल्सन ने एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना दिया था अपनी थ्योरी के प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के अंदर। उनका ये कहना था कि जो स्टेट होती है वो कंपोज होती है एग्रीगेट ऑफ पीपल के ऊपर, मतलब लोगों का एक मजमुआ होती है। फॉर एग्जांपल अगर स्टेट एक गवर्न हो रही होती है
वो लोगों के थ्रू हो रही होती है, उसकी गवर्नमेंट जो गवर्न करते हैं वो लोग ही होते हैं। इस वजह से एक स्टेट जो है वो एक कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल्स के अलावा कुछ भी नहीं होती। इसी तरीके से जो मिस्टर स्टार्क थे उन्होंने भी इसके अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया। उनका कहना भी यह था कि स्टेट जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है इंटरनेशनल लॉ का, बल्कि स्टेट्स के बजाय जो इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ की जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही थी उसके अंदर जो है सब्जेक्ट्स जो है वो स्टेट से बढ़कर दूसरे सब्जेक्ट्स भी साथ साथ इंक्लूड हो रहे थे। तो इनके मुताबिक भी जो है इंडिविजुअल भी एक सब्जेक्ट होता है इंटरनेशनल लॉ का। तो बेसिकली जो फिक्शनल थ्योरी थी, फिक्शनल थ्योरी और इसके जो भी सपोर्टर्स थे वो ये कहते थे कि हमारे इंडिविजुअल्स भी इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट्स हैं। इंडिविजुअल्स जब इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट बन जाते हैं तो मतलब इंडिविजुअल्स को इंटरनेशनल तौर पर एक लीगल पर्सनैलिटी मिल जाती है, और इस लीगल पर्सनैलिटी की वजह से उनके पास कुछ ऐसे राइट्स, कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं जो कि वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर होल्ड करते हैं। मतलब इंटरनेशनल लॉ फिर इंडिविजुअल्स को रेगुलेट कर रहा है। अब मज़े की बात यहाँ पर ये है कि जैसे रिलीजियस थ्योरिस्ट थे वो ये कहते थे कि स्टेट्स आर द ओनली सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उसी तरीके से जो फिक्शनल थ्योरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स आर द ओनली सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये स्टेट को एक सब्जेक्ट नहीं मानते। इनके कहने के मुताबिक कि जो एक स्टेट होती है हमारी वो सिर्फ एक एग्रीगेट ऑफ पीपल है। एग्रीगेट ऑफ पीपल मतलब एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स। एक स्टेट एक फिक्शनल बॉडी है, एक लीगल एंटिटी है जो कि एक्चुअल में कंपोज होती है पीपल के ऊपर, लोगों के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर। इससे ज़्यादा उसकी कोई भी हैसियत नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की स्टेट जो है वो इंडिया के ऊपर हमला करती है तो पाकिस्तान की स्टेट कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए नहीं चल रही कि खुद उठ कर जाएगी पाकिस्तान की टेरिटरी और इंडिया की टेरिटरी के ऊपर हमला कर देगी, नहीं, बल्कि पाकिस्तान की टेरिटरी में रहने वाले जो लोग होंगे या वो हमला करेंगे, या जो ऑथराइज यहाँ पर हमारे पास आर्म फोर्सेस वगैरह होंगी वो वहाँ पर जाकर हमला करेंगी। इस तरीके से ये सारे फंक्शंस स्टेट के रेगुलेट कौन करता है, इंडिविजुअल्स करते हैं। और अगर हम देखें स्टेट के जो दूसरे फंक्शंस वगैरह होते हैं वो भी गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट अपनी गवर्नमेंटल जो एजेंसीज वगैरह होती हैं, ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, उनके थ्रू एक्सरसाइज कर रही होती है, डेली रूटीन पे जो भी काम वगैरह हो रहा है। और वो कौन होल्ड करता है पावर, सारी इंडिविजुअल्स होल्ड करते हैं। मतलब एक्चुअल में जो स्टेट को गवर्न करने वाले लोग कौन होते हैं, इंडिविजुअल्स ही होते हैं। तो इस थ्योरी के मुताबिक, इन फिक्शनल थ्योरीज के मुताबिक जो है स्टेट वो सिर्फ कंपोजिशन ऑफ पीपल है, और एक्चुअल में जो इंटरनेशनल लॉ का मकसद होता है वो लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट करना होता है, ना कि स्टेट्स के कंडक्ट को। क्योंकि स्टेट तो एक फिक्शनल बॉडी है, तो अल्टीमेटली जो इंटरनेशनल लॉ का जो पर्पस हो गया वो किसको सर्व करना है, लोगों को सर्व करना है। इसलिए ये जो फिक्शनल थ्योरी के मुताबिक इंडिविजुअल्स आर द ओनली सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब ऐसी कौन कौन सी रीजंस थी, कौन कौन सी वजूहात थी जिस वजह से ये लोग इंडिविजुअल्स को सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहते थे। उनमें अगर हम देखें तो पहले से ही हमारे पास लॉज मौजूद हैं, जैसे कि आपके डिप्लोमेट्स हो गए, डिप्लोमेट्स के अलावा हमारे प्रिजनर्स ऑफ वार हो जाते हैं, और पायरेट्स हो गए जो कि समुद्री लुटेरे वगैरह होते हैं। और इसके अलावा जो है हम इनमें और भी दूसरी एग्जांपल्स ले सकते हैं। मतलब ये कुछ 3 मैंने एग्जांपल्स वो लिखी हैं जहाँ पर इंटरनेशनल लॉ के अंडर इन इंडिविजुअल्स के ऊपर राइट्स या ऑब्लिगेशंस दी जाती हैं। डिप्लोमेट्स होते हैं जो हमारे सिफारतकार होते हैं, जो एक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का कंट्री है या इंडिया की कंट्री है, इन दोनों कंट्री के आपस में एक्सचेंज होते हैं। ये लोग ऑफिशियल डेजिग्नेटेड लोग होते हैं जिनको हम सिफारतकार कहते हैं, ऑफिशियल जो डिप्लोमेटिक पर्पसेस के लिए। तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर इनको इम्यूनिटीज़ हासिल होती हैं सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन से, और उनके कुछ स्पेसिफिक राइट्स वगैरह होते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ राइट्स और ऑब्लिगेशंस दे रहा है किनको, डिप्लोमेट्स को। प्रिजनर्स ऑफ वार हो गया वो वाले लोग जो कि जेनेवा कन्वेंशंस के अंडर जो है वो डेफिनेशन के अंदर फॉल करते हैं प्रिजनर ऑफ वार की, और जंग के दौरान वो कैद कर लिए जाते हैं। उनके कुछ राइट्स होते हैं, उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कि आपने एक स्टेट ने पूरी करनी होती हैं, और इस तरह से इनको भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक स्टेटस दे दिया गया है। जो पायरेट्स होते हैं, समुद्री लुटेरे वगैरह होते हैं, उनके ऊपर
ऑब्लिगेशंस वगैरह डाल दी जाती हैं कि आपने पायरेसी वगैरह नहीं करनी। अगर कोई पायरेसी करता है तो स्टेट्स जो भी होती हैं जिनकी समुद्री हदूद के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था तो वो उनको पकड़ सकते हैं, उनको डिटेन वगैरह कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ हमारे पास ऐसे लॉज भी हैं जो कि इंडिविजुअल्स के ऊपर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस डाल रहे होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल आपका क्रिमिनल लॉ हो गया, और उसके अलावा हमारी जो दूसरी जेनेवा कन्वेंशन जैसे अभी मैंने बोला, और दूसरी स्पेसिफिक किस्म की जैसे कि इंटरनेशनल ह्यूमनिटेरियन लॉ जो आप कह सकते, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, जिसको हम जो कि मेजरली कंपोज होता है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल लॉ होता है वो दरअसल लोगों के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई होता है, और अगर कहीं पर जेनोसाइड हो रहा हो, वार ऑफ क्राइम्स वगैरह हो रहे हो तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के अंदर फाइल करेंगे, और जो है उसकी जुरिसडिक्शन आईसीसी के पास होती है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास होती है। इसी तरीके से जेनेवा कन्वेंशन होते हैं, जैसे कि अभी हमने प्रिजनर्स ऑफ वार को डील किया, वो सारा कुछ जो है इंडिविजुअल्स के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इनमें दिए गए हैं। और इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया, इसमें भी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है कुछ ऐसे स्पेसिफिक राइट्स जो हैं ह्यूमन राइट्स डिफाइन कर दिए गए हैं। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स में हमारे पास यूडीएचआर आया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और उसके अलावा आईसीसीपीआर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हो गया, और आईसीईएससीआर आ जाता है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ पीपल। इस तरीके से जो है, और इनकी जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स मिलकर बनाते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसके अंडर भी इंडिविजुअल्स को कुछ राइट्स दिए गए हैं और स्टेट्स के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन दिए गए। तो जो फिक्शनल थ्योरीज थे उनका कहना ये था कि ये जो भी पायरेट्स, डिप्लोमेट्स होते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वार होते हैं, या जो हमारी कन्वेंशन या ट्रीटीज़ वगैरह हैं जो इंडिविजुअल्स के ऊपर, इंडिविजुअल्स के कंडक्ट को रेगुलेट कर रही है, इंडिविजुअल्स के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन डाल रही हैं, या फिर इंडिविजुअल्स को कुछ राइट्स वगैरह कन्फर कर रही हैं, तो क्या ये इंडिविजुअल्स को रेगुलेट नहीं कर रही? तो आप ये किस तरीके से आर्ग्यू कर सकते हैं कि स्टेट्स आर द ओनली सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? तो इस तरीके से इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि स्टेट तो सिर्फ एक फिक्शनल बॉडी है जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिनको एक्चुअल में चला रहे होते हैं लोग। तो आप ये किस तरीके से कह सकते हो कि इंडिविजुअल्स आर नॉट द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड आर ओनली द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? तो इनके मुताबिक ओनली इंडिविजुअल्स आर द ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ना कि स्टेट्स। अब इन दोनों की समझ लो एक किस्म का लॉकडाउन लग गया, और वो अटक गए स्टेट के ऊपर कि स्टेट्स आर द ओनली सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और फिक्शनल थ्योरिस्ट ने ये मेंटेन किया कि इंडिविजुअल्स आर द ओनली सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब इस डेडलॉक को हटाने के लिए एक तीसरी थ्योरी यहाँ पर आती है जिसको हम फंक्शनल थ्योरी कहते हैं। फंक्शनल थ्योरी ने आई और इसने ये कहा कि भाई ये सारी चीज़ें छोड़ो, स्टेट्स भी सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ का, इन्होंने कहा इंडिविजुअल्स भी सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ का, और इसके अलावा भी इन्होंने जो है इस सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके, इन्होंने कहा कि जैसे जैसे इंटरनेशनल लॉ हमारा डेवलप हो रहा है, सिर्फ स्टेट्स और इंडिविजुअल्स ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी एंटिटीज़, दूसरी बॉडीज़, पर्सनैलिटीज़ भी हैं जिनको इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट कर रहा होता है, उनको इन्होंने ब्रॉडली नॉन स्टेट टेरिटरीज में हम ला सकते हैं। तो इस तरीके से इस फंक्शनल थ्योरी के मुताबिक स्टेट्स भी सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ का, इंडिविजुअल्स भी सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ का, और नॉन स्टेट टेरिटरीज जिसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आपके आ जाते हैं, और जो नॉन टेरिटोरियल स्टेट्स होती हैं वो आ जाती हैं आपकी, और इसके अलावा जो है आपके जो इंसर्जेंट्स और बेलिग्रेंट्स वगैरह होते हैं वो सारे इस टर्म के अंदर आ जाते हैं। तो फंक्शनल थ्योरिस्ट ने जो है इन दोनों के अंदर सुलह करवा दी एक किस्म की, और कहा कि सिर्फ स्टेट्स ही सब्जेक्ट्स नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल्स ही सब्जेक्ट्स नहीं है, बल्कि इससे जो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल है वो इससे फार बियॉन्ड है, और उसमें इंक्लूड ये सारी चीज़ें भी हो रही होती हैं जैसे जैसे इंटरनेशनल लॉ डेवलप हो रहा है। तो अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लॉ जो है स्टेट्स को भी रेगुलेट कर रहा होता है, इंटरनेशनल लॉ इंडिविजुअल्स को भी रेगुलेट कर रहा होता है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया हमारे पास काफ़ी ऐसे लॉज मौजूद हैं
काफ़ी ऐसे फॉरम्स भी मौजूद हैं आजकल के दौर में जो कि डायरेक्ट इंडिविजुअल कंप्लेंट सेल का मैकेनिज़्म जो है वो स्टेट्स को दे रही होती हैं। और उसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होगी हमारी, या फिर जो बेलिग्रेंट्स ग्रुप्स वगैरह होगी, इंसर्जेंट्स वगैरह हो गए, या नॉन स्टेट जो टेरिटरीज वगैरह होती हैं जिनके स्टेटहुड के एलिमेंट्स कुछ इनकम्प्लीट होते हैं, वो भी एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसिडर किए जाते हैं आज की दुनिया में, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका है और बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो आज की दुनिया में ये आर्ग्यू करना कि रिलीज थ्योरी सही है बिल्कुल गलत होगा, या सिर्फ ये आर्ग्यू करना कि जो हमारी फिक्शनल थ्योरी सही है ये भी बिल्कुल गलत होगा, बल्कि फंक्शनल थ्योरी के साथ रहना ही बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब हम इनको थोड़ा डिटेल से डिस्कस, ये तो हमने 3 थ्योरीज जो हैं डिस्कस कर ली। अब इन सब्जेक्ट्स को हम एक लिस्ट बनाकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट्स आ गया स्टेट। स्टेट्स हमारे सब्जेक्ट्स इंटरनेशनल लॉ का मतलब इनको एक लीगल पर्सनैलिटी हासिल है, ये इंटरनेशनल लेवल पर राइट्स और ऑब्लिगेशंस को होल्ड कर सकते हैं, और इन केस इनके राइट्स या ऑब्लिगेशंस वगैरह कोई दूसरी स्टेट ऑब्लिगेशन ब्रीच कर दिया, इनके राइट्स ब्रीच हो जाते हैं, तो ये इंटरनेशनल फॉरम्स के अंदर क्लेम्स वगैरह ला सकती है, इनकी इतनी कैपेसिटी होती है, तो इसलिए इनको सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। उसके अलावा इंडिविजुअल्स आगे हमारे, इंडिविजुअल्स को भी एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ रिकग्नाइज किया गया है। तीसरी हमारी यहाँ पर चीज़ होती है नॉन स्टेट टेरिटरी। नॉन स्टेट टेरिटरीज के अंदर हमारे पास वो वाली टेरिटरीज आ जाती हैं जो कि कम्प्लीटली तौर पे स्टेट्स नहीं बन जाती, मतलब उनके स्टेटहुड के जो एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे वो उनमें से एक एलिमेंट मिसिंग होता है, उनके ऊपर एक जो है उनके पास एक टेरिटरी तो होती है, उनके पास एक पॉपुलेशन तो होती है, उनके पास गवर्नमेंट भी होती है, तो बाकी बचा क्या? उनके पास नहीं होती तो सिर्फ एक खुद मुख्तारी नहीं होती, सॉवरेनिटी नहीं होती, वो अपनी मर्जी से खुद को रेगुलेट नहीं कर सकते। तो ऐसी जो स्टेट होती है उनको हम नॉन स्टेट टेरिटरीज कहते हैं, और इनको भी एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ तस्लीम किया जाता है। अब जो नॉन स्टेट टेरिटरीज की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो यहाँ पर हम कॉलोनीज को ले सकते हैं, और दूसरी हमारे पास होती हैं नॉन स्टेट टेरिटरीज में प्रोटेक्टोरेट्स। कॉलोनीज वो वाली इलाके होते हैं जो कि एक मतलब उसके पास इंग्रेडिएंट सारा कुछ होता है, पॉपुलेशन होती है, एक उनकी गवर्नमेंट भी होती है, और उसके अलावा उनकी क्या नाम है एक टेरिटरी भी होती है, लेकिन उनके पास खुद मुख्तारी नहीं होती, और उनको एक कॉलोनी के तहत जो है कोई दूसरी स्टेट जो है उनको सुपरवाइज कर रही होती है। जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज़ जो है पहले ब्रिटिश की कॉलोनीज हुआ करते थे। यहाँ पर हुकूमत जो एक्चुअल में लोग करते थे वो कौन थे? ब्रिटिश वाले लोग थे, मतलब डोमिनियन उनकी थी हमारे ऊपर। तो इसके अलावा जो प्रोटेक्टोरेट्स होते हैं वो उनको भी जो ओवरसी कर रही होती है कोई दूसरी स्टेट, कोई मतलब वो एक स्टेट एक्चुअल में एग्जिस्ट तो कर रही होती है, गवर्नमेंट भी उनकी अपनी होती है, लेकिन उनके पास सिर्फ सॉवरेनिटी नहीं होती, और उनको जो एक्चुअल में ओवरसी कर रही होती है कोई बाहर वाली स्टेट, दूसरी स्टेट जो है उसे डेवलप स्टेट जो है वो उसको ओवरसी कर रही होती है, उसके फंक्शंस वगैरह को। ये 3 हमारे पास हो गए सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। 4th हमारे पास है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ तस्लीम किया जाता है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रॉड टर्म है, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास पहले तो ये देखते हैं कि होता क्या है। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ ऐसी एसोसिएशंस होती हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि पार्टीज़ मिलकर एक ट्रीटी के अंदर, एक कन्वेंशन के अंदर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक या जर्नल ऑब्जेक्ट के अंडर जो है वो काम कर रही होती है उनके अचीवमेंट के लिए। जैसे कि हमारे पास सार्क हो गया, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया WTO। तो ऐसी किस्म की जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंडर ट्रीटी और कन्वेंशन इस्टेब्लिश होती हैं और किसी स्पेसिफिक या जनरल ऑब्जेक्ट के तहत काम कर रही होती हैं, उनको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। ये भी ये सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल तस्लीम किए जाते हैं।
अब अक्सर लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क नहीं कर पाते। तो दरअसल इनमें फ़र्क ये होता है कि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक डोमेस्टिक लॉ के अंदर रजिस्टर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, अब वो अगर यहाँ पर काम करिए विद इन पाकिस्तान तो ठीक है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान से बाहर निकल के जाएगी इंडिया में या फिर यूके, यूएसए, श्रीलंका, बांग्लादेश, दूसरी कंट्रीज़ में जाती है, तो वहाँ पर वो रजिस्टर्ड होगी उस कंट्री के डोमेस्टिक लॉ के अंदर। इस तरीके से वो क्या होगी, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी कि हर स्टेट के अंदर जो है वो डोमेस्टिक लॉ के अंदर उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। लेकिन जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इन सबसे अबव होती है, वो स्टेट से अबव एग्जिस्ट कर रही होती है, और उसको जो रेगुलेट कर रही होती है वो एक ट्रीटी या कन्वेंशन होती है। उनका स्टेट के डोमेस्टिक लॉ से कोई भी लेना देना नहीं होता, बल्कि वो एक इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक ट्रीटी या कन्वेंशन के तहत, एक प्रॉपर स्टैट्यूट के तहत वो वर्क कर रही होती हैं। जैसे कि हमारी यूनाइटेड नेशन होगी, सार्क होगी, WHO होगी, WTO होगी, इनके स्पेसिफिक स्टैट्यूट्स हैं, इनकी कन्वेंशन है जिनके तहत ये चीज़ें रेगुलेट कर रही होती हैं। तो इनको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और इस तरीके से ये मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डिफ़र कर रही हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंसर्जेंट्स आ जाते हैं हमारे पास। इंसर्जेंट की एग्जांपल लेने के लिए हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अपनी टेरिटरी से निकलकर अफ़गानिस्तान में चले जाएंगे। जो हमारे पास अफ़गान तालिबान थे वो इंसर्जेंट्स थे। इंसर्जेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हथियार उठा लें, रिबिलियन कर ले, बगावत वगैरह कर ले, उसको हम इंसर्जेंसी कहते हैं, और उन ग्रुप ऑफ पीपल को हम इंसर्जेंट्स कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो लोग होते हैं ये विद इन द स्टेट अपनी एक इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ इस्टेब्लिश की गई है उसके खिलाफ जो है बगावत कर देते हैं, और जो है उनके खिलाफ हथियार उठा देते हैं। इस चीज़ को जो है इंसर्जेंसी कहते हैं, और वो लोग इंसर्जेंट्स कहलाते हैं। उसके अलावा एक और हमारे पास सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का, वो है बेलिजेरेंट्स। कोई इनको बेलिग्रेंट कहता है, कोई इनको बेलिजेंट कहता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मैं जो है इनको वो अच्छा लगता है बेलिग्रेंट कहना थोड़ा। तो इस वजह से बेलिग्रेंट्स जो होते हैं वो भी सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ होते हैं। और बेलिग्रेंट्स क्या होते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं, या फिर एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज जो ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप वगैरह होता है, वो किसी दूसरी स्टेट के खिलाफ, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स या फिर किसी एक स्टेट के खिलाफ कोई दूसरा कोई इंसर्जेंट वगैरह जो है आकर वो उसके खिलाफ वो कर रहा होता है, जंग वगैरह उसे कर रहा होता है। तो मतलब ये सारा कुछ होता है स्टेट ऑफ वार के अंदर। कि स्टेट ऑफ वार के अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ जब कन्फ्लिक्ट के अंदर आ जाते हैं तो वो बेलिजेरेंट्स कहलाते हैं। जब वो बेलिजेरेंट्स कहलाएंगे तब एक न्यूट्रलिटी की कंडीशन स्टेट ऑफ वार क्योंकि इस्टेब्लिश हो जाती है, तो वहाँ पर एक न्यूट्रलिटी की कंडीशन भी इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाती है कि स्टेट के पास ये राइट हो जाता है कि आप जो है ख़ुद को न्यूट्रल डिक्लेयर कर सकते हैं, और फिर उस न्यूट्रल अगर आप डिक्लेयर कर देंगे तो आपके उनके साथ जो बेलिग्रेंट्स होंगे उनके साथ रिलेशन अंडर लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी रेगुलेट होने चाहिए, कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वहाँ पर अराइज हो जाती हैं। तो बेसिकली कहने का ये मकसद है कि बेलिग्रेंट्स भी सब्जेक्ट होते हैं इंटरनेशनल लॉ का, और बेलिग्रेंट्स जो है कोई भी दो या दो से ज़्यादा पार्टी जो कि एक स्टेट ऑफ वार के अंदर होती हैं आपस में, उनको हम बेलिग्रेंट्स कहते हैं। मतलब एक दूसरे के खिलाफ जो है वो हथियार उठा लेती हैं। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान और इंडिया में जंग हो जाती है तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों क्या हो जाएंगी, बेलिग्रेंट स्टेट्स कहलाएंगे। इस तरीके से हमारे सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ होते हैं, इंटरनेशनल लॉ जिनको रेगुलेट कर रहा होता है। इंटरनेशनल लॉ शुरू से ही एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डेवलपमेंट रहा है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टेट से। पहले इनको सिर्फ ये माना जाता था कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ अप्लाई ही स्टेट्स के ऊपर होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर इसका स्कोप थोड़ा बड़ा और इंडिविजुअल्स जो है वो भी इसमें इंक्लूड हो गए। फिर उसके अलावा जो नॉन स्टेट टेरिटरीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंसर्जेंट्स हो गए, बेलिग्रेंट्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के अंदर इंक्लूड होना स्टार्ट होगी। बल्कि अभी तक भी इंटरनेशनल लॉ फुली मैच्योर नहीं हुआ है, ये भी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डेवलपमेंट के अंदर है, और हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ फर्दर हमें सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ देखने को मिल जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट्स में अपनी क्यूरी छोड़ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।